नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार पर इससे पहले कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनके फैसलों को लेकर। लेकिन इससे पहले जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उन पर, वो विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा लगाए जाते रहे हैं या फिर जो मशीनों के एक्सपर्ट हैं, जो मशीनों की कार्यप्रणाली को समझते हैं, उनके द्वारा लगाए जाते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब आरोप उसी निर्वाचन भवन से लगाया गया है, जहां पर राजीव कुमार बैठते हैं और उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी और उनसे कहीं ज्यादा चुनावी प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी साहब द्वारा लगाया गया है। क्या आरोप लगाए गए हैं? क्या बड़ा खुलासा कुरैशी साहब ने किया है? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ अभिषेक कुमार। कंट्रोल रूम से कहूंगा अभिषेक कुमार को स्क्रीन पर लेकर आए। अभिषेक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से, देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं राजीव कुमार पर लगे आरोपों को लेकर, तो सीधा सीधा एक बड़ा आरोप, एक बड़ा खुलासा उस अधिकारी ने किया है जो राजीव कुमार से पहले उस कुर्सी पर बैठा करते थे। जो जिस कुर्सी पर आज राजीव कुमार बैठे हैं, राजीव कुमार से कहीं ज्यादा अनुभवी है एस वाई कुरैशी साहब। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है उन्होंने। अब राजीव कुमार के बचने की कोई संभावना नहीं लगी है, रह गई है, बच गई है। अब आखिर वो क्या सफाई देंगे? वो ये नहीं कह सकते, वो शेर व शायरी करके इसको खारिज नहीं कर सकते, विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाकर खारिज नहीं कर सकते, एक्सपर्ट की आलोचना करके खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार आरोप उन एस वाई कुरैशी साहब ने लगाया है जो उसी चुनाव आयोग में उनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी है और इसने देश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। दोस्तों, हम चलेंगे अपने सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या आरोप कुरैशी साहब ने लगाया है और क्या खुलासा किया है जिससे राजीव कुमार हिल गए पूरी तरह से? देखिए संतोष जी, आरोप नहीं लगाया बल्कि चिंता व्यक्त की है और पूरे प्रोसेस पर एक तरह से सवाल उठा दिया है। और सवाल जो है वो मामूली सवाल नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखेंगे, संसद की कार्रवाई को भी आप देखेंगे, तो आम तौर पर समय निर्धारित है, जैसे एक सांसद या एक मंत्री का होता है, एक प्रधानमंत्री या एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री कितनी भी देर तक सदन में बोलते हैं, पूरा देश और यहाँ तक कि आसन पर बैठा हुआ स्पीकर भी उनको गंभीरता से सुनता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी यही होता है कि जो एक बार सेना प्रमुख बन गया, वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल वाली मानसिकता के साथ लोग, पूरा देश भी उन्हें देखता है। ऐसा नहीं है कि सेना प्रमुख रिटायर हो गए तो उनके सम्मान में कमी आ गई। यही स्थिति इस देश में दूसरे संवैधानिक संस्थाओं की तरह है। चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए तो ऐसा नहीं है कि देश में उन्हें किसी दूसरे नजरिए से देखा जाएगा। उन्हें इस देश की न्यायपालिका के प्रधान के पद पर रह चुका एक बेहद अनुभवी लीगल ल्यूमिनरी के तौर पर देखा जाएगा। और यही स्थिति होती है चुनाव आयोग के प्रमुख की, जो राजीव कुमार का आयोग जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, उसके प्रमुख की। टीएन सेशन चले गए, लेकिन आज भी हमारे आपके सबके दिलों में है वो। लिंगदो साहब रिटायर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम सबके दिलों में है। और ये प्रतिष्ठा बनती है उसकी संवैधानिक रूप से काम करने की कार्य क्षमता के आधार पर। जो सवाल उठा दिए हैं कुरैशी साहब ने, उसके दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला एक कि रियल टाइम डेटा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए कि जो आप वोटिंग परसेंटेज देखते हो रियल टाइम होता है। जैसे आपको बताया गया कि 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत मान लीजिए 35%। तो 1 बजे जो बताया गया वो आंकड़ा 12 बजे तक का नहीं होता है, या 11:30 बजे तक का, 12:30 तक का नहीं होता है, एक्चुअल 1 बजे तक का होता है। क्योंकि सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। आप पूरे सिस्टम को देख रहे हैं ना, सारा सिस्टम रियल टाइम डेटा आ रहा है। रियल टाइम को आसान भाषा में समझे तो जो सेंसेक्स का डेटा होता है, कमीशन में सवाल भी पूछा जाता है कि जो शेयर मार्केट का डेटा होता है वो क्या होता है, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या रियल टाइम होता है? तो रियल टाइम होता है जो आप अलग अलग आर्थिक चैनलों पर देखते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लगी हुई स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि सेंसेक्स इतना गया, निफ्टी इतना गया, अमुक शेयर का भाव इतना चढ़ा, अमुक का इतना गिरा। वो उस वक्त का डेटा आप देख रहे होते हैं। और यदि आप खरीद बिक्री करते हैं तो तुरंत अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोल करके खरीद बिक्री में लग भी जाते हैं। ये चढ़ रहा है, ये गिर रहा है।
उसी तरह से वोटिंग का डेटा रियल टाइम होता है। रियल टाइम पर उन्होंने कहा कि जब रियल टाइम डेटा 5 बजे तक, आमतौर पर तो चुनाव का समय 6 बजे तक होता है। तो 5 बजे तक जब 55% दिखा रहा है, सुबह 6 या 7 बजे से 5 बजे के बीच जब 55% पोलिंग हुई, 5% और ज्यादा होगी 6 बजे तक। चलिए 1-2% और उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए जो 5:55 में आके लाइन में लग गए। अब उनको वापस भगाया तो नहीं जाएगा। जब तक वो लाइन 6 बजे तक जितने लोग लाइन में हैं, बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंट और सुरक्षा कर्मी उस लाइन को वहां क्लोज करते हैं, कि 6 बजे तक जो लोग लाइन में आके 5:59 पर या 6 बजे तक जो लग गए, तो जो लोग 6 बजे तक लाइन में लग गए, उनका वोट अब चाहे 6:10 में खत्म हो जाए, चाहे 6:55 में खत्म हो जाए, जब तक वो लोग वोट करेंगे तब तक उनका वोट डलवा लिया जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसको चुनाव में आदर्श आचार संहिता के दायरे में इसका पालन कराया जाता है। तो सवाल ये उठता है, तो 4% बढ़ेगा 5 बजे के बाद, 5% बढ़ेगा, 6% बढ़ेगा, हद से हद बढ़ा तो 7% बढ़ा। ये कैसे हो सकता है कि 12% बढ़ जाएगा? और डेटा बार बार बदल क्यों रहा है, ये सवाल है। कि पहले रात में कुछ कहा जाता है, अगले दिन 2% 1.5% बढ़ गया, फिर उसके अगले दिन 2-4% बढ़ गया। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कई जगह तो 4-4 5-5 दिन बाद डेटा बदला था। इस पर उन्होंने कहा कि रियल टाइम डेटा में इतना बड़ा अंतर ये चिंता का विषय है। दूसरा सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर इस पूरे सिस्टम को नकारता क्यों है आयोग? राजीव कुमार का आयोग नकारता क्यों है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पर लोगों को आशंका है? अब अब स्वाभाविक है देखिए, आप इस पर हम समाधान आगे नहीं भी करेंगे। आएँगे, इस पहलू पे हम जी। आगे भी आएँगे। एक जो बड़ी बात जो आपने हमारे दर्शकों को बताई कि 55% से 67% यानी 12% पहुँच जाना, और मैं चाहूँगा कि राजीव कुमार इसको सुनें कि उनके पूर्ववर्ती पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 3 दशकों में ये सबसे अधिक डिफरेंस है। यानी जो 12% का डिफरेंस है, पिछले 3 दशकों में यानी 30 सालों में सबसे अधिक डिफरेंस है। और वो ये कह रहे हैं कि ये चिंताजनक है, क्योंकि जब चुनाव आयोग रियल टाइम डेटा अपडेट करता है, मशीनों से चुनाव होता है, डेटा बिल्कुल एक्यूरेट आने चाहिए, उस समय आप ये 12% का डिफरेंस दिखाते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। मैं एक सीधा-सा एक बड़ी बिंदु भी जानना चाहूँगा कि राजीव कुमार हो या मशीन के जितने पैरोकार हैं, वो तर्क देते हैं कि जो विपक्षी दल है वो पुराने जमाने की तरफ ले जाना चाहते हैं, बैलेट की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो दौर लाना चाहते हैं जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। एक बड़ा छोटा-सा सवाल उठता है कि हमने देखा इस बार आपने मशीन से चुनाव करवाया, 7 चरणों में चुनाव हुए। बीजेपी की सरकार है। जब 13 दिन की सरकार 1996 में बनी थी, यानी भाजपा की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले दिन पहली बार जब शपथ लिया था, हालाँकि वो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, 13 दिनों में वो चली गई थी। उसके बाद 1998 में जब वो सरकार बनी, तो भी 3 चरण में ही चुनाव हुए थे उस समय। और उस समय इसी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था। आप समय का ज्ञान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कम समय लगता है, जल्दी नतीजा आ जाता है। यहाँ तो आपने 1.5 महीने तक चुनाव करवाया, 7 चरणों में चुनाव कराया। तो ये जो तर्क है, ये अपने आप में राजीव कुमार का कितना अजीब-सा तर्क है, जो कहीं भी फिट नहीं बैठता, कहीं भी सटीक नहीं बैठता, और खुद राजीव कुमार की पोल खोलता है। जी। संतोष जी देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। सवाल ये उठता है कि मशीनों से वोटिंग के कराने की का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? सिफारिश नहीं की थी, ध्यान रखिए, सुझाव दिया था। वैसे एक बूथ पर 1982 में एसएल सखदर जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एक बूथ पर ट्रायल के तौर पर मशीनों से वोटिंग केरल में कराई गई थी। लेकिन पहली बार इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक कमिटी बनी। वो कमिटी कई सारी सिफारिशें और कई सारे सुझाव लेकर के आई, और वो कमिटी बनाई थी वीपी सिंह कैबिनेट में ने बनाई थी अपने लॉ मिनिस्टर दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में। दिनेश गोस्वामी कमिटी ने जो सिफारिशें की उसे आज तक लागू नहीं किया गया, सिवाय मतदाता पहचान पत्र को छोड़ करके। लेकिन जो सुझाव दिए, उस सुझाव में मशीनों वाली पोलिंग पर बड़ी आनन-फानन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया। 99 के लोकसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर मशीनों से वोटिंग कराई। अब देखिए उस कमिटी ने क्या कहा, या अटल बिहारी वाजपेयी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जो कमिटी बनाई, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी, दिनेश गोस्वामी के बाद दूसरी कमिटी बनाई गई,
कि चुनाव सुधार होने चाहिए इस देश में। अच्छी बात है, कमेटी बन के कमेटी के माध्यम से कोई काम होता है तो उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की झलक मिलती है। सांसदों को एंगेज किया गया था उसमें, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में, बिहार वाले दिग्विजय सिंह और कई लोग थे उसमें। लेकिन दोनों कमेटी ने जो बड़ी सिफारिशें की कि चुनाव में स्टेट फंडिंग की व्यवस्था तमाम दलीय कैंडिडेट के लिए की जाए। सबसे पहले दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा कि स्टेट फंडिंग हो कैंडिडेट के लिए। फिर सवाल उठा कि भाई पैसा लेने के लिए बहुत सारे लोग निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। तब इंद्रजीत गुप्त कमेटी ने कहा कि नहीं, जो दलीय कैंडिडेट है, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टियों के जो कैंडिडेट है, उनके लिए स्टेट फंडिंग होगी तो करप्शन रुकेगा। और स्टेट फंडिंग कोई बहुत बड़ा आइडियल था कि एक कैंडिडेट को 70 लाख की लिमिट है। कोई पार्टी अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने 300 उतारे, भाजपा ने 400 उतारे कैंडिडेट, उनको दीजिए 70 लाख रुपए एक एक कैंडिडेट के हिसाब से। क्या बुराई है इसमें? उससे कई हजार गुना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है आजकल, आप जानते हैं। तो उन सारी सिफारिशों को छोड़ दिया गया, मशीन वाले सुझाव को, दिनेश गोस्वामी कमेटी के सुझाव को अपना लिया गया। सुझाव को अपनाया गया, सुझाव के बाद सिस्टम के फ्लॉ धीरे धीरे जब सामने आने लगे, तब उसको वापस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? जो सवाल इन्होंने उठाया है कुरैशी साहब ने, देखिए कुरैशी साहब ने सवाल तो उठाया है। कुरैशी साहब के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते, शायद इस देश में एक भी लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, या एक हुआ था, शायद वो 2012 में थे, 14 में थे, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। अगर 14 में थे तो एक चुनाव हुआ था। लेकिन उनके समय में भी जब चुनाव हुआ तो सवाल उठे। लेकिन सवाल किस पर? सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया, लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया, कई लोगों ने उठाया। सवाल तब परसेंटेज को लेकर नहीं था, सवाल पोलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी को लेकर था। और इन्हीं सब सवालों के बाद वो पर्ची वाली मशीन की व्यवस्था की गई। पर्ची वाली मशीन आई, पहले सफेद शीशा होता था, उस पर काला शीशा आ गया। और पर्चियों की गिनती को लेकर के किस तरह का घालमेल है वो आप जानते हैं कि उसकी गिनतियों के लिए 5% बूथों पर लगाया जाएगा, गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। कई जगह तो सुनने में आता है कि उसको गिनने के पहले ही सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। अब हमें एक बात बताइए, जो हम अपने दर्शकों के माध्यम से हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप आज होस्ट की भूमिका में आप हैं, लेकिन हम आपसे सवाल पूछते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव हुआ, 9 जून को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, और आपको बताते हैं 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और 26 मई को शपथ ली नरेंद्र मोदी ने 2014 में, 10 दिन बाद। 2019 की बात करें तो 23 मई को नतीजे आया, 30 मई को शपथ ली। तो एक चुनाव आयोग कहता क्या, राजीव कुमार का आयोग क्या कहता है? राजीव कुमार का आयोग दरअसल यही कहता है कि काउंटिंग की प्रक्रिया लेंदी हो जाएगी। अब आप ये बताइए, काउंटिंग की प्रक्रिया कोई 2020 मैच चल रहा है क्या, कि बस 10 बजे से 8 बजे शुरू करना है, 2 बजे तक निपटा देना है? देखिए बिल्कुल जब अभिषेक, आपने सरकार बिल्कुल सही कहा। 10 दिन बाद शपथ ले सकती है तो काउंटिंग 2 दिन क्यों नहीं चल सकती? सभी बूथों क्यों पर नहीं पर्ची वाली मशीन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? और एक बड़ा सवाल जो आपने उठाया अभिषेक, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हम सबको हम्म, याद है और सब लोगों ने देखा, अगर आप उसको पढ़ेंगे भी, 1951-52 में जो आजाद भारत में देश का जो पहला आम चुनाव हुआ, उस समय किस तरह से चुनाव के करवाए जाते थे। हर उम्मीदवार के लिए अलग-अलग मतपेटियाँ थी, और उसके बाद जैसे-जैसे अनुभव आता चला गया, उसमें सुधार होता गया। हर सरकार के समय कुछ न कुछ उसमें सुधार हुआ। उसका एक मुख्य वजह यही थी कि हमें पारदर्शिता लानी है, और जनता को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देकर आ रहे हैं, उसी उम्मीदवार के खाते में वो वोट गिना जा रहा है, और जो जीत कर आ रहा है वो वाकई हमारे वोट से ही जीत कर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? आपने जिस ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया, राजीव कुमार लगातार डिनायल मोड में ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप को वो सुप्रीम भगवान मान बैठे हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आप एक तरफ कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया या मतगणना लेंथी हो जाएगी, दूसरी तरफ आप 7-7 चरणों में चुनाव कराते हैं। जिस देश की सरकार का मुख्य एजेंडा जिसको वो आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव, ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति को भी काम पर लगा दिया गया। आम तौर पर देश के राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं तो एक निष्पक्ष भूमिका में, शांत भूमिका में बैठ जाते हैं। यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति को भी काम पे लगा दिया गया, नेताओं के साथ बिठा दिया गया, एक कमेटी बना दी गई,
उसकी रिपोर्ट आ गई। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लगातार अपने चुनावी एजेंडे में कहते रहते हैं कि हम एक देश एक चुनाव की बात करेंगे। वहाँ 7 चरणों में चुनाव होता है। आप ये कहते हैं कि मतगणना अगर हम वीवीपैट मशीनों की पर्ची का मिलान करेंगे तो मतगणना देरी से होगी। आपने बिल्कुल सीधा-सीधा बता दिया कि कितने दिनों की गैप पे सरकार शपथ ले रही है। तो जब प्रश्न चिन्ह चुनाव की पारदर्शिता, जनादेश की प्रासंगिकता पर उठ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पर उठ रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब ही है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो सरकार अगले 5 साल तक शासन करने वाली है, वो पारदर्शी तरीके से चुनी गई है और जनता का उस पर भरोसा हो, ये उस पर बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरह का जो डिनायल मोड में हमेशा राजीव कुमार रहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं कोई सुधार हो ही नहीं सकता। आप पूरी प्रक्रिया और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठप करने में जुटे हुए हैं कहीं न कहीं। आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें जो भी सवाल उठाना है, जो भी पारदर्शिता पे सवाल उठाना है करते रहो। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे संतो हैं। ये डिनायल मोड की क्या वजह है आखिर? संतोष जी देखिए, हम अब डिनायल मोड की बात कर रहे हैं, ये रिजिडिटी है, डिनायल नहीं है, रिजिडिटी इसको कहें, हठधर्मिता। इसको डिनायल मोड कहना मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं है, डिनायल वर्ड का ही अपमान हो जाएगा। न्यायपालिका और ये अपने सभी आप को बड़ों से करेक्ट ऊपर उठ करती गए रहती ये। है। जी, न्यायपालिका करेक्ट करती रहती है अपने आप को। आप देखिए पूर्व के जजमेंट में क्या न्यायपालिका की संविधान पीठ ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का। लेकिन बाद के दौर में क्या हुआ, संविधान पीठ में क्या कहा गया कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट है। चंद्रचूड़ साहब के पिताजी वाईवी चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश थे, उनके फैसले को उनके बेटे ने पलट दिया। यह भी हुआ क्योंकि न्यायपालिका भी जब उसे लगता है कि नहीं, देश काल की परिस्थितियों में दिया गया फैसला उचित नहीं है, और तो और नाबाम रेबिया मामले में जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने, उस मामले को चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने महाराष्ट्र वाले मामले में पलट दिया अभी 11 मई 2023 को। अब सवाल वही स्पीकर की भूमिका को लेकर कि कोई नोटिस दे देता है, तमाम तरह की बात, नाबाम रेबिया वहां थे, पता होगा आपको। तो वो अपने आप को करेक्ट करते हैं, लेकिन ये साहब करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं मानेंगे, जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया में जितने लोग चिल्ला रहे हैं सब के सब निरा मूर्ख है और गलत बात कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया के अंपायर डेरेल हेयर हो गए हैं या पाकिस्तान के शकूर राणा हो गए हैं कि जो कह दिया कि मुरलीधरन को 9 लगातार 9 या 12 नो बॉल देंगे और वो देते चले गए। वही हाल इनका है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी लोग जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के मामले में, पारदर्शिता के मामले में हम मानने के लिए तैयार नहीं। अब इस तरह से डेमोक्रेसी तो नहीं चलती है। डेमोक्रेसी फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा नाम है। लचीलापन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। न्यायपालिका लचीली हो सकती है, संसदीय लोकतंत्र तो हमेशा से लचीला होता है। अमेरिका का लोकतंत्र लचीला है। वाटरगेट स्कैंडल ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। मोनिका लेविंस्की स्कैंडल ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। वो अमेरिका अपने यहाँ मशीनी व्यवस्था को चुनाव में वोटिंग के दरमियान इस्तेमाल नहीं करता, वो अभी भी बैलेट पेपर के मोड में है। जापान इस्तेमाल नहीं करता। आप कौन सा जिद पकड़े हुए हैं? आपके यहाँ कौन सा सिस्टम है? आप चाइना, अपना आज की खबर बता रहा हूं, चाइना ने एंड्रॉयड वर्जन की जगह अपना वर्जन इजाद कर लिया, पैरेलल सिस्टम। आप गूगल का पैरेलल इजाद नहीं कर पाए, गूगल पर आपका पूरा सिस्टम चल रहा है। स्वदेशी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारी मशीन तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमारी मशीन में टेम्परिंग हो नहीं सकती। अरे साहब, टेम्परिंग आपके घर में जो लॉक लगता है, 2 महीने के लिए आप बाहर चले जाए, दिल्ली नोएडा में रहते हो तो पता चला कि ताला टूटा भी नहीं, आपके घर का सामान गायब हो गया। तो जब वहां टेम्परिंग हो जाती है तो यहाँ कैसे टेम्परिंग नहीं हो सकती है? और तो बिल्कुल, और ये टेम्परिंग की बात परसेप्शन पर जी, पर से हम कैसे दावा कर सकते हैं? आप ये बताइए, कोई कितना भी स्किल्ड ड्राइवर हो, कैसे दावा कर सकता है कि उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता? कोई कितना भी स्किल्ड क्रिकेटर हो, कैसे दावा कर सकता है कि नहीं भाई, वो इस मैच में सेंचुरी बना ही देगा और ये मैच वही जिता देगा? सिस्टम के अंदर लूप होल आते रहते हैं। क्रिकेट में अंपायरिंग पे सवाल उठे तो थर्ड अंपायर आया। थर्ड अंपायर को पहले रन आउट के फैसले दिए गए, बाद में कॉट बिहाइंड को दिए गए, उससे भी काम नहीं बना। उसके बाद डीआरएस आया, आपने देखा, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, सब कुछ आया। आप किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधे आप कहते हैं कि इस पे सवाल नहीं है, और जिसको टेम्परिंग प्रूफ करनी है, बिना मशीन को छुए ऊपर से ही छू करके बताइए
अजीब सी नहीं, स्थिति है राजीव भाई, कुमार जी ऊपर नहीं अपने छू करके हम कैसे राजीव कुमार बताएँगे जी भी कि ये अपनी टेम्पर तरफ हो से सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, अभिषेक जो सवाल उठाते हैं, राजीव कुमार भी उनको अपनी तरह भगवान समझते हैं कि ठीक है मशीन को टेम्पर करके दिखाओ लेकिन उसको छूना नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा आदेश ही भगवान की तरह है। और बड़ा दिलचस्प हुँ। यहाँ ये भी है कि आप ये देखिए कि जब सरकार यानी मोदी सरकार जो है 3 कृषि कानूनों की बात करे, वक्फ संशोधन कानून की बात करे, वो तक अपने फैसले को मजबूरी में ही सही राजनीतिक नहीं, नहीं, आंदोलनों और संतोष जी, किसानों के 1 आंदोलन मिनट की मैं वजह आपको से भी बदल रोकूँगा। दी है। लेकिन संतोष जी, राजीव 1 कुमार मिनट मैं नहीं आपको बदलना चाहते। रोकूँगा। संतोष जी, जी। आपको याद है चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? अयोध्या पर विवाद बढ़ा, उस जगह की खुदाई होगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे मोहम्मद के। उनकी टीम भेजी गई और वहां उस विवादित जगह की खुदाई हुई, जहां बाबरी ढांचा पहले हुआ करता था। उसके नीचे क्या मिलता है, तो वहां खुदाई की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन मशीन के मामले में मशीन को खोलने की इजाजत नहीं है। ये इस देश के लोग कैसे मानेंगे? आप अगर कुछ हो, वहां सोचिए अयोध्या कितना बड़ा विवाद था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगह की बिल्कुल, खुदाई अब होगी, तो नीचे अभिषेक क्या वो मिलता तो है? अब तो अभिषेक को पूरी कड़ी खुल गई है। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ, नहीं, मथुरा, नहीं, हम उस पर नहीं संभल, जा रहे हैं। अजमेर हम हर ये कह जगह ये रहे आ हैं, रही है नहीं, और नहीं, अब हम मेरा फिर सवाल यही ये है, इस नहीं, चर्चा को संतोष हम जी, यहीं आगे संतोष जी, मेरा सवाल यही है कि जब किसी डाउट को क्लियर करने के लिए खुदाई की जरूरत है, वहां खुदाई हुई, तो मशीन को खोल करके अल्टर करने का दावा करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? उसको आप बाहर से कहे कि बटन छू करके बताओ, ये तो तरीका ही गलत है। बिल्कुल। और जब सवाल उठ रहे हो मशीन पर बार-बार और जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही हो और अब तो कम से कम हम राजीव कुमार साहब से कहना चाहेंगे कि आपके ही पूर्ववर्ती कुरैशी साहब ही आप पर सवाल उठा रहे हैं। कम से कम अब तो जागिए और खुलकर कहिए कि क्या कुछ हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है और आप किस तरह से आगे बढ़कर उस गड़बड़ी को ठीक करेंगे। हालाँकि हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे है नहीं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक। जी, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।